Good morning, students. Myself Mahendra Sharma from Suraj School Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर रीड कर रहे थे जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, कि ग्लोबल वर्ल्ड का बनना है। ग्लोबल वर्ल्ड का मीन्स एक सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्लोबलाइजेशन का। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था पहले। इस चैप्टर में हमने जो अभी तक पढ़ा था वो था प्री मॉडर्न वर्ल्ड, फर्स्ट टॉपिक, कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड की आज से 50 ईयर्स अगो अगर हम बात करें तो उस समय वर्ल्ड कैसा था। तो उस समय भी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री का लिंक था, कि कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड थे, लेकिन उस समय इतना डिपेंड नहीं थे क्योंकि उस समय तो हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन उस समय भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड था। इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। सेकंड हमने पढ़ा था सिल्क रूट, कि सिल्क रूट के थ्रू वर्ल्ड एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आया, कि सिल्क रूट जहाँ से कि जनरली जो सिल्क लेकर जाते थे चाइना वगैरह से तो और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में, उसे सिल्क रूट बोला गया है, जिसकी वजह से कि जो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आए। इसके अलावा हमने पढ़ा है फूड ट्रेवल्स, कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसमें केवल गुड्स का ही एक्सचेंज नहीं हुआ बल्कि जो फूड आइटम्स है इनका भी एक्सचेंज हुआ है, कि एक कंट्री में कोई फूड एमर्ज हुआ है और वो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में स्प्रेड हुआ है और वहाँ पर जाकर उनका नाम भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो फूड भी ट्रेवल्स हुआ है। इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही लोगों ने, जो कंट्रीज थे उन्होंने दूसरे कंट्रीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना, उन्हें जीतना स्टार्ट किया। जैसे इसमें डिजीज़ का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अमेरिका वगैरह पर अपना डोमिनेंस करने के लिए स्पेनिश और पुर्तगीज़ ने जनरली डिजीज़ का यूज़ किया गया था, कि वो अपने साथ एक डिजीज़ लेके गए थे, बीमारी, और उसको वहाँ पर फैला दिया जिसमें कि लोगों में वहाँ उस बीमारी को सहन करने की पावर नहीं थी, लोग वहाँ पर मर गए और जो स्पेनिश थे उन्होंने वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये चीज़ हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ी है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द 19th सेंचुरी, 1815 टू 1914, कि 19th सेंचुरी में क्या चेंजेस हुआ वर्ल्ड में। देखिए 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, मीन्स हर तरह से वर्ल्ड में चेंजेस हुआ है। नई सोसाइटीज़ क्रिएट हुई हैं और इसके अलावा जो कंट्रीज़ के बीच में आपस में रिलेशंस थे वो रिलेशंस भी उनके अब चेंज हो चुके हैं, मीन्स रीशेप हो चुके हैं। देखिए इसमें इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि उस समय ग्लोबलाइजेशन में तीन तरह का मूवमेंट था, तीन चीज़ों का मूवमेंट था। एक तो फर्स्ट वो कहते हैं ट्रेड का मूवमेंट, कि गुड्स का, गुड्स में कोई भी आप गुड्स कह सकते हो, उनका एक्सचेंज होता था, उनका फ्लो हुआ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। सेकंड उन्होंने कहा है लेबर का फ्लो हुआ है, लेबर की काफ़ी लोग जैसे अनएम्प्लॉयमेंट थे तो वो बेटर एम्प्लॉयमेंट की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हो गए थे, तो लेबर का माइग्रेशन हुआ था। थर्ड जो मूवमेंट आता है वो है कैपिटल का, कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करते थे। वो या तो आप कह सकते हो कि शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, या एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि उस समय जो जिन चीज़ों का फ्लो हुआ था। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल में ये है कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ गुड्स का ही एक्सचेंज नहीं होता बल्कि उसमें लोगों का भी एक्सचेंज हुआ है, इसके अलावा कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ है, पैसे का भी एक्सचेंज हुआ है, सभी चीज़ों का एक्सचेंज हुआ है। देखिए ऑल थ्री फ्लो वर क्लोजली इंटरव्यून एंड अफेक्टेड पीपल, कि जितना भी आपकी फ्लो हुआ है सभी इससे लोगों की लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है, उनकी डे टू डे लाइफ में आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, इम्पैक्ट पड़ा है। द इंटरकनेक्शंस कुड समटाइम बी ब्रोकन, कि उनके बीच में जो इंटरकनेक्टनेस हुआ है कई बार वो टूट भी गए हैं। जैसे कि लेबर माइग्रेशन, इसका एक वो होता था कि लेबर एक जगह से जब दूसरी जगह पर माइग्रेट करती थी तो वहाँ पर लोगों की जो एक पॉपुलेशन थी वो बढ़ जाती थी, जिससे वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ता था। तो काफ़ी उस समय आप कह सकते हो कि 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। अब देखिए टॉपिक है ए वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक शेप, कि अब वर्ल्ड की इकोनॉमी ने एक शेप ली किस तरह से, मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हुई है। देखिए ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूरोप, कि फूड प्रोडक्शन और कंजप्शन का एक स्टार्ट, एक चेंजेस होने, पैटर्न चेंज हुआ।
ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, कि पहले क्या होते थे, कंट्रीज जनरली ये चाहते थे कि भाई वो फूड आइटम्स में सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि उन्हें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, देखिए, ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मींट लोअर लिविजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने ये माना कि सेल्फ सफिशिएंट यानी कि फूड आइटम्स में अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, इसका मतलब कि हमारे यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई अगर आप मीन्स फूड आइटम्स के ऊपर डिपेंड है, फूड आइटम्स आप अपने सेल्फ सफिशिएंट करें, इसका मतलब आप अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, यानी कि आपके यहाँ के लोगों का अभी लिविंग स्टैंडर्ड लो है। अब ये कैसे है, देखिए, population growth from the late 18th century had increased the demand for food grains in Britain, कि 18th सेंचुरी में ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ गई थी और ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ गई तो फूड आइटम्स की ज़्यादा डिमांड होने लगी। एज अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड, अर्बन एरियाज भी एक्सपेंड होने लगे और इंडस्ट्रीज भी ग्रू होने लगी। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती चली गई जिससे कि उनके प्राइसेस बढ़ते चले गए। अंडर प्रेशर, अब उस समय जो लैंडेड ग्रुप्स थे, उस समय के जो आप कह सकते हो कि जिनके पास ज़मीन थी, उन लोगों ने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया और गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डाला कि भाई वो जो कॉर्न जो दूसरे कंट्रीज से आ रहा है उस पर रोक लगा दी जाए, और गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग उस पर रोक लगा दी। देखिए, द लॉ अलाउंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर्क कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉ। जब गवर्नमेंट ने कॉर्न के इंपोर्ट पर बैन कर दिया गया, जिसे कि क्या कहा जाता है, कॉर्न लॉ। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉर्न लॉ, कि कॉर्न के इंपोर्ट पर बैन लगाना। अनहैप्पी विद फूड हाई फूड प्राइसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द अबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ। अब फूड्स के जब बाहर से आना बंद हो गया तो फूड के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गए, जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अर्बन लोग थे, अब उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी और उन्होंने फिर गवर्नमेंट को फोर्स किया कि जो कॉर्न लॉ है उसको ख़त्म कर दिया जाए। कि पहले तो जो लैंडेड लोग थे उन्होंने कॉर्न को रोकने पर पाबंदी लगाई, बाद में उन लोगों ने कॉर्न लॉ को हटाने के लिए सरकार पर फोर्स किया। आफ्टर द कॉर्न लॉ वाज स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वर्थ मोर चीपली देन इट वुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। अब कॉर्न लॉ को ख़त्म कर दिया गया। अब बाहर से जो ब्रिटेन में फूड आइटम्स आते थे, वो जो ब्रिटेन में फूड आइटम्स होते थे उनसे सस्ते होते थे, यानी कि बाहर से जो मटेरियल आ रहा था वो सस्ता था। अब ब्रिटेन की जो एग्रीकल्चर थी वो इससे कम्पीट नहीं कर सकती थी। अब काफ़ी बड़े एरियाज़ थे वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, कि अब जब देखा कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है वो महंगी होती है तो लोगों ने एग्रीकल्चर करना छोड़ दिया। अब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो थे, मैन एंड वीमेन, थ्रो आउट ऑफ वर्क्स, काम से निकाल दिए गए, क्योंकि जब वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम नहीं हो रहा था। दे फ्लोक टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज, अब उनमें से काफ़ी या तो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर गए या दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट करने लगे। एज फूड प्राइसेस फेल, अब फूड प्राइसेस डाउन हो गए। क्यों डाउन हो गए? क्योंकि बाहर से आ रहा था, सस्ता माल आ रहा था। कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, ब्रिटेन में कंजप्शंस बढ़ गई फूड आइटम्स की। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम। अब मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो चुकी थी, जिससे कि क्या हुआ कि वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ गई, और इनकम बढ़ गई तो उन्होंने कंजप्शन करना ज़्यादा शुरू कर दिया। अराउंड द वर्ल्ड, in Eastern Europe, Russia, America, Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand. तो ब्रिटेन में फूड की डिमांड ज़्यादा हो रही थी, तो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने यहाँ पर जो लैंड थी उसको साफ़ किया, फॉरेस्ट वगैरह को साफ़ किया और एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाने लगे, जिससे कि ब्रिटेन की जो फूड की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इट वॉज नॉट एनफ मेयरली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, अब ये भी ज़रूरी पूरा वो तरह से पर्याप्त नहीं था कि भाई एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर किया जाए। रेलवे वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन्स, अब रेलवेज़ भी ये चाहती थी, क्योंकि उस समय रेलवेज़ भी आ चुकी थी, तो वो भी एग्रीकल्चर जो एरियाज थे वहाँ से उनको लिंक करना चाहते थे रेलवेज़ को। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ड, नए हार्बर्स को बनाया गया। एंड ओल्ड वन एक्सपेंडेड, और पुराने जो थे उनको एक्सपेंड किया गया,
न्यू कार्गोज में। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। अब उसको कल्टिवेशन के अंडर लाना था, लोगों को सेटल किया गया। दिस मीन्ट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर घर बनाए जाएं और लोगों को सेटल किया जाए। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। अब इन एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए, एक तो लेबर चाहिए क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, और दूसरा पैसा। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम द फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। पैसे की ज़रूरत हुई तो पैसा लंदन से आया, क्योंकि लंदन उस समय आप कह सकते हो काफ़ी रिच एरियाज़ में आ रहा था। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई। अब लेबर की डिमांड थी तो लेबर वहाँ पर शॉर्ट थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट। अब उन्होंने क्या, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लोगों को उन्होंने माइग्रेट कराया कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लोग आए और वहाँ पर सेटल हुए, वहाँ पर काम करने लगे। Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in the 19th century। कि लगभग 50 मिलियन के आसपास लोगों को एमिग्रेट किया गया था, माइग्रेट किया गया था। All over the world, some 150 millions were estimated to have left their home। तो लगभग 150 मिलियन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में उस समय अपने घरों को छोड़ दिया था, दूसरे कंट्रीज़ में वो चले गए थे। ठीक है, किसके लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। तो उस समय कहने का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिखा रखा है कि ये शिप में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। 10 बाई 1890 एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन शेप। अब पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका था, क्योंकि लोग जा रहे थे, फूड आइटम्स जा रहे थे, इसके अलावा और दूसरे प्रोडक्ट्स जा रहे थे। अकम्पेंड बाय कॉम्प्लेक्स चेंज इन द लेबर मूवमेंट पैटर्न, कि लेबर के मूवमेंट का पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था। कैपिटल, पैसे का, इकोलॉजीज़ और टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी ज़्यादा उस समय आप कह सकते हो कि यूज़ किया जाने लगा। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे। कि अब जो फूड आइटम्स आ रहे थे वो ये नहीं कि आसपास के कुछ ही डिस्टेंस से आ रहे हो, बल्कि अब जो फूड आइटम्स आ रहे थे वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज से आ रहे थे। जैसे ब्रिटेन में हमने पढ़ा था, यूरोप वगैरह, और इसके अलावा अमेरिका, यहाँ से फूड प्रोडक्ट्स आ रहे थे। इट वॉज नॉट ग्रोन बाई ए पीजेंट टिलिंग हिज ओन लैंड बट बाई एन एग्रीकल्चर वर्कर परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड हु वाज नाउ वर्किंग ऑन ए लार्ज फार्म दैट ओनली ए जनरेशन अगो हैड मोस्ट लाइकली बीन ए फॉरेस्ट। कि अब लोगों ने अपनी ज़मीन वगैरह, छोटी छोटी ज़मीन थे, उन पर काम करना छोड़ दिया, बल्कि अब जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे उनको एक बड़े बड़े फार्म्स लैंड में चेंज किया गया और वहाँ पर वो लोग काम करने लगे, यानी कि इसको एक कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, रेलवे के द्वारा इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता, बिल्ट फॉर दैट वेरी पर्पज, एंड बाय शिप्स विच आर इंक्रीजिंगली मैंड इन दीज डिकेड्स बाय लो पेड वर्कर्स फ्रॉम साउथर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन। तो अब देखिए कि वहाँ पर लेबर्स के लिए जनरली अलग अलग कंट्रीज से लोगों को लाया जाने लगा, जैसे कि आप उसमें कैरिबियन, अफ्रीका, एशिया, ठीक है, लैटिन अमेरिका, यहाँ से लोगों को ले जाया गया और वहाँ पर उनको एज ए लेबर के रूप में काम कराया जाने लगा। सम ऑफ द ड्रामेटिक चेंज दो ऑन ए स्मॉलर स्केल ऑक्योर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हेयर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनल। कि यहाँ पर ब्रिटिश ने एक इरीगेशन का एक नेटवर्क यहाँ पर बनाया था, कैनल्स वगैरह को, जिससे कि जो सेमी डेजर्ट एरिया है उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाया जा सके, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सके। दैट कुड ग्रो व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट, जो कि वहाँ पर व्हीट और कॉटन को ग्रो कर सके और उसे फिर वो दूसरे कंट्रीज में, यानी कि ब्रिटेन, अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करा सके। द कैनल कॉलोनीज एज द एरियाज इरीगेटेड बाय द न्यू कैनल्स वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब के लोग भी वहाँ पर आकर सेटल होने लगे, क्योंकि अब वो एक कैनल कॉलोनीज हो गई थी, यानी कि नहर के पास एक कॉलोनीज हो गई थी जहाँ पर लोग रहने लगे। ऑफ कोर्स फूड इज़ मेयरली एन एग्जाम्पल। फूड इसका एक एग्जाम्पल है कि फूड के भी उस पर कितना ज़्यादा चेंजमेंट हुआ था। कि आप देखो कि ब्रिटेन ने फूड प्रोडक्शन अपनी कम कर दी थी, दूसरे कंट्रीज से मंगाने लगा। अब दूसरे कंट्रीज क्या थे कि दूसरे कंट्रीज वहाँ पर उन्होंने ज़मीनों को साफ करना शुरू कर दिया और वहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगे। एग्रीकल्चर के लिए लेबर की ज़रूरत थी, लेबर उन्होंने दूसरे कंट्रीज से मंगानी शुरू कर दी।
ए सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन। कॉटन के रिगार्डिंग यहाँ पे एक स्टोरी दिखाई है। द कल्टिवेशन ऑफ विच एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स, कि ब्रिटेन में टेक्सटाइल मिल थी और उन्हें कॉटन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ ने कॉटन को ग्रो करना शुरू कर दिया। इस तरह से रबड़ क्या है कि रबड़ की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो काफ़ी कंट्रीज़ ने रबड़ को ग्रो करना शुरू कर दिया। देखिए, दैट बिटवीन 1820 एंड 1940 वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स, कि 1820 से लेकर 1914 यानी कि जो 100 ईयर्स का जो टाइम था, इसमें जो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड था वो 25 से 40 गुना तक बढ़ गया था। यानी कि अब कंट्रीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे थे। नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइज्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इनमें से 60% जो ट्रेड था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स में था, एग्रीकल्चर पर, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट एंड कॉटन एंड मिनरल्स सच एज कोयल। तो इन चीज़ों पर, तो कहने का मतलब 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज आने लगे और उसमें फूड का एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है, फूड आइटम्स का